हम इस वक्त नगर पंचायत के एक वार्ड बंसीधर नगर में खड़े हैं। स्लम एरिया है, मलिन बस्ती है, दलित समाज के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं एक शिक्षक इस एरिया में यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आसपास काफी लंबे समय से कोविड के चलते पूरे देश में विद्यालय बंद रहे और खासकर जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं आसपास आप देख रहे हैं कूड़ा कचरा गंदगी है। और जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ भी गंदगी का अंबार है। मैंने पहले ही कहा कि एरिया स्लम है, दलित समाज के ये लोग यहाँ रहते हैं। उन बच्चों में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है वो कम होती है। इस शिक्षक जो सामने आपके दिख रहे हैं, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि इन बच्चों को शिक्षित करने का ये महनीय कार्य वो कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लगातार उनकी क्लास चल रही है। इस क्लास के बाद हम उनसे बात करेंगे कि ये उन्होंने कैसे इन बच्चों तक आने का काम किया है, किस तरह से इनको पढ़ाने का काम उन्होंने शुरू किया, क्या उद्देश्य उनका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट समय। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रेजेंट। क्या हुआ, प्रेजेंट समय। अब जैसे हमने कहा ना, जैसे हमने चाक छोड़ी तो ये क्या है, प्रेजेंट। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने क्या की थी, चाक छोड़ी थी, ये समय बीत गया। मतलब ऐसा प्रेजेंट जो बीत गया, जो वापस नहीं आ सकता, वही क्या है, पास्ट है। तो हमने क्या किया, ऐसी प्रेजेंट जो बीत गई है उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसा समय है जो अभी भविष्य में आएगा, कुछ ऐसा समय है भविष्य में आएगा। मतलब प्रेजेंट पे ही हमारा क्या डिपेंड करता है, फ्यूचर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आज तुम लोग पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो तो आज जैसे काम करोगे वही उसी चीज पे तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। मान लो अमित ने आज पढ़ाई किया, तो अमित भविष्य में क्या बन जाएगा, पुलिस बन जाएगा, आर्मी में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा। और उसी जगह किसी दूसरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया तो वो क्या करेगा, लेबराई करेगा और अन्य वर्क करेगा। और अमित जो आएंगे गाड़ी से आएंगे, तो अमित जैसा आज काम करेंगे उसी चीज पे अमित का फ्यूचर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो? तो यही प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब कि ये आने वाले सब, मतलब प्रेजेंट जो है, आने वाला समय जो है, वही आगे जाके क्या बनेगा, प्रेजेंट बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हुआ, फ्यूचर। क्या इसको बोलेंगे? तो हमने समय को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। पहला कौन सा है, पहला क्या है, प्रेजेंट। मतलब कि जो चीज वर्तमान समय में अभी चल रही है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब यही वर्तमान समय में कुछ समय बाद भी वापस हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट कहेंगे। और आने वाला जो हमारा फ्यूचर होगा वो क्या होगा, वो हमारा फ्यूचर होगा। बात समझ में आई? बाद में हमको क्या हुआ, कितना समझ में आई कि नहीं है? अब देखो, हमने क्या कहा, टेंस किस चीज से मिलकर बनता है, टाइम से। और एक्शन मतलब क्या होता है, हमने टाइम को डिवाइड किया है। समय जानते हो नहीं जानते हो? मान लो अपने दिन को लो, अभी तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में हो गया। अभी सुबह जो तुमने किया था वो क्या हो गया, पास्ट में हो गया। लेकिन जो चीज तुम रात में करोगे वो क्या होगा, वो फ्यूचर होगा। मतलब आने वाला समय हमारा फ्यूचर है, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है, और जो सुबह हो चुका है वो पास्ट है। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट हम अभी कर रहे हैं, और फ्यूचर क्या, प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या नाम तुम्हारा? दीपाली। कै साल की हो? 8। कौन क्लास में पढ़ती हो? 4। साथियों, हम कभी कह रहे थे कि जहाँ पर हम खड़े हैं ककराहिल खेड़ा नगर पंचायत बीघापुर का एक हिस्सा है, जो वर्तमान में जिसका नाम बदल गया है। यहाँ पर एक शिक्षक हैं, फिर हम उससे बात करेंगे उनके दिमाग में विचार क्यों आया कि इस मलिन बस्ती के बच्चों को पढ़ाया जाए। अच्छे खासे परिवार से लग रहे हैं,
महोदय क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश मिश्रा है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षित, मतलब अभी हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद हमने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया। मैंने उसको क्लियर भी किया, 29 रैंक थी। लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 से ऊपर ही मंथली खर्चा होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा सका, जिसके कारण हमने सोचा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पढ़ने वाले लोग नहीं पढ़ पाते हैं, आगे नहीं निकल पाते। तो हमारा विचार आया, अभी हाल ही में, अभी हम जब कोरोना काल चल रहा था, हम घर पर बैठे हुए थे, तभी हमारे मन में एक विचार आया, क्यों ना 1 घंटा मोबाइल से समय निकाल ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए। क्योंकि हम इधर सुबह जब टहलने आते थे या शाम को टहलने आते थे तो देखते थे कोरोना काल में इस पर बहुत ही घट गया। एक भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, निपुण योजना, जो प्रोफिशिएंसी के लिए और लिटरेसी के लिए एक कारगर योजना थी, जिसमें कि 7th ग्रेड तक बच्चों को पढ़ाया जाना था। लेकिन हमने देखा यहाँ 11 तक पढ़ने वाले बच्चों को, जो 11वीं में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, उनकी भी लिटरेसी और न्यूमरेसी इतनी कमजोर है, कुछ कहने को नहीं। अच्छा, आपको कैसे लगा कि आपकी उम्र के अन्य बहुत सारे लोग तमाम सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आपके हम उम्र के जो साथी हैं, आपका अपना एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है, अन्य सारे फील्डों में जा सकते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, दूसरे भी काम कर सकते हैं, वो अपनी खुद की लाइफ में बिजी हो सकते हैं। आपको क्यों ऐसा लगा कि इन बच्चों के साथ आपको समय बिताना चाहिए, इनको कुछ देना चाहिए? मैं अपना निजी जीवन तो यहाँ पेश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हमें कठिनाई हुई आगे शिक्षा प्राप्त करने में, जो समस्याएं हुई कि आगे मैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका हूँ, और एक बाहर निकल के एक जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, जैसे IIT वगैरह, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक कारगर मानी जाती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। वहाँ पर मेरा दाखिला होने के बावजूद मैं नहीं पढ़ सका। मैंने सोचा कि कई बच्चे यहाँ पर भी ऐसे हैं जो अच्छा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे ये लकी, सुधांशु, ये बच्चे ऐसे हैं, अगर इनको माहौल मिले, मौका मिले तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ में मेरी एजुकेशन चल ही रही है, और कोविड काल में यूनिवर्सिटी बंद थी, दिन में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है और जूम पे क्लासेस चल रही। तो हमने सोचा क्यों ना सुबह और शाम का समय निकाल के क्यों ना इन बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें, हमारा भी टाइम पास होगा। आप जहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हाँ, संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। बाबा साहब ने शिक्षा को लेकर तमाम कुछ झेला था अपने जीवन काल में। उस वक्त देश की स्थितियाँ, खासकर आपका जिस समाज से आते हैं, उच्च वर्गीय समाज भारत में कहा जाता है, और आप इन दलितों के साथ कैसे फील करते हैं इस चीज़ को? हमने देखा है और पढ़ा है कि दलितों के साथ जितना शोषण हुआ है इस तक किसी के साथ नहीं हुआ। लोग मनुवादी कह के अपनी टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन वो आज किसी भी उच्च वर्गीय समाज में किसी के भी घर में मनुवाद की किताब नहीं मिलेगी। शोषण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज के कुछ तथाकथित पत्रकार वगैरह मनुवाद को बढ़ावा दे के ये हो रहा है, वो हो रहा है। आजकल कुछ ऐसा नहीं, किसी घर में किताब नहीं, हम लोग खुद ही लगाओ, ये पानी रखा, हमने पानी पिया है। हम उच्च वर्गीय समाज से आते हैं, वो एक पुरानी ख्यालात बन गई हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ें बाधाएं टूट रही हैं, और जो आज बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आज ऐसा कुछ बना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। आगे आपको आना चाहिए। दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपने BHU से ग्रेजुएट कर लिया है, आपकी आगे की पढ़ाई आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले पाए? कुछ समस्याएं थी, निजी समस्याएं थी, जिसके कारण हम फीस को वहन नहीं कर पाए थे। हमें घर से 3,000 खर्चा मिलता था BHU में पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी थी, अभी भी है हॉस्टल फैसिलिटी, जो पूरी तरीके से 2,000 रुपये 6 मंथ के लिए, इसलिए वहनीय थी। और साथ में सुबह शाम हम वहाँ पे कुछ ट्यूशन्स पढ़ाते थे, जिसके कारण हमारे 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा निकल आता था, जिससे हम अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते। लेकिन दिल्ली में जब हमने वहाँ देखा, वहाँ 10 से 12 हज़ार तो मिनिमम है, क्योंकि एक PG के लिए भी 6 से 7 हज़ार रुपये लगते हैं, और वहाँ पे हमारा रहने का खर्चा एकदम फ्री था। अभी आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं? एडमिशन हमने ले लिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ पर रह करके आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाए। हाँ, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। अन्य यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन ले लिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं हॉस्टल में है, वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए हम अपना समय देकर मोबाइल के अलावा यहाँ पे हम इनके साथ आपको समय बिताना, इनको पढ़ाना
कैसा महसूस होगा? हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम यहाँ देखते हैं कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके अंदर योग्यताएं, केवल खाना बनाने में बिजी है, अन्य कार्य करने में बिजी है, गोबर उठाने में बिजी है, जिनके पास समय ही नहीं इनको मोटिवेट करने का, मतलब किसी के पास वही नहीं है। अगर हम देखें, जब हम यहाँ पर आए थे, कुछ बच्चे ऐसे थे गोली खेल रहे थे, उसमें पैसे लगा रहे थे, जिससे जुआ को बढ़ावा मिलता। आप बीघापुर के, हम भी बीघापुर के जानते हैं, यहाँ पे जुआ एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे जुआ खेले, इसी तरीके से वो आगे प्रेरित होते हैं। अब हमने उनको बताया कि आखिर जुआ क्या है। हमने कहा गेम खेलना, गोली खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप उसमें पैसे का निवेश कर देते हैं तो एक बुरी बात होती है। इसी से ही आगे फिर हमने उन्हें युधिष्ठिर और महाभारत की कहानी बताई उनको, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिला। अभी इसके पहले हम गोदावलेश्वर क्षेत्र में गए थे, वहाँ पे 7 वर्ष का लड़का जो मसाला खा रहा था, उसको हमने समझाया कि मसाला मतलब, आज देखिए कि बच्चों को मतलब मालूम ही नहीं है क्या है, मतलब मालूम ही नहीं है कि क्या है, मतलब इसको क्या कहते हैं, जैसे कि थिनर हो गया, व्हाइटनर हो गया, इसमें पाए जाने वाले पदार्थ जो एक बार सूंघ लेते हैं और उसके बाद उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये ड्रग्स है, लेकिन वो उससे परिचित ही नहीं है। वो एक बार सूंघ लेते हैं, उनके नशा लग जाता है, बार बार वो सूंघते रहते हैं। तो शिक्षक हैं जो स्वयं पढ़ रहे हैं और इन बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो स्लम एरिया है, जो दलित बस्ती है, धीरे धीरे तमाम सारे मिथक टूट रहे हैं। उच्च वर्गीय समाज जिसे कहा जाता है भारत में, बहुत सारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन था, उनकी जो दुश्वारियां थी, उन्होंने कहा था कि बिना शिक्षा के उन्नति नहीं हो सकती, और शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे साथ मिश्रा जी अभी थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि तो तमाम इस समाज में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करना है। उन्होंने कहा कि लोग दलितों के बर्तन में पानी नहीं पीते, उन्होंने अभी पानी इस बच्ची से मंगा कर किया। पूरा एरिया, मैं बार बार कहता हूँ कि दलित बस्ती है। बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। उनका ये जो विज़न है, उनका जो दर्शन है बाबा साहब का, एक बार फिर से समाज तक पहुँच रहा है। इसी तरह से जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो आ रही है। धीरे धीरे समाज बदल रहा है, तमाम सारे मिथक टूट रहे हैं, ऊंच नीच जात पात के भेदभाव मिट रहे हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये शब्द थे भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के। जहां हम खड़े हैं, एक मूर्ति आप देख पा रहे हैं बाबा साहब की। उस मूर्ति की स्थापना इन्होंने कराई थी। उन्हीं के परिवार से एक महिला हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे। मैडम, क्या है आपका? ये जो बाबा साहब की मूर्ति है, देवी जी ने लगवाई थी। ये पत्नी रामकली आप हैं। लगभग कितने वर्ष पहले लगी है? 20 वर्ष हो गए। किन उद्देश्यों के साथ इसकी स्थापना आपने कराई थी? आपके जो पति थे उन्होंने कराई थी? हाँ, पति ने कराई थी। आज 20 साल हो गए। क्या उद्देश्य था कि हाँ ये बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए? अपना नाम हम विकास करके। अच्छा, मूर्ति लगवा कर अपना नाम, बाबा साहब की जो नाम विकास करके। बाबा साहब सिद्धांतों से वो इत्तेफाक रखते थे। उनके सेवक बहुत रहते हैं। अच्छा, सेवक थे। पहले हम अपना नाम रोशन करिए। स्वर्गवासी हो तो 20 साल हो गए अब। अच्छा, लोग तो क्या कहते हैं कि मंदिर की स्थापना करते हैं, भगवानों की मूर्तियां लगाते हैं। ऐसा उनके मन में ऐसा क्या विचार आया कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने का? आ रहे हैं तो पहले हम बाबा साहब से अपना नाम रोशन करेंगे, लगवा देंगे। तुलना कि हम ये कह सकते हैं कि क्या नाम बताया आपने पति का? देवी जी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। आज से 20 वर्ष पहले उन्होंने इस स्टैचू की स्थापना की थी। बाबा साहब के सिद्धांतों से वो इत्तेफाक रखते थे, बाबा साहब को मानते थे। उनके जो तमाम समाज को जागरूक कैसे उन्होंने यहाँ तक समाज को पहुँचाया है, उन सब चीज़ों से वे इत्तेफाक रखते थे। और उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति स्थापित हुई, जहाँ पर ये बच्चे बैठ कर पढ़ रहे हैं। बाबा साहब की वो पंक्तियाँ शायद इन बच्चों के जहन में भी आएंगी कि बिना शिक्षा के हमारी उन्नति नहीं हो सकती।